अध्याय 71 डिंग हाओ की तलवारबाजी शिकायतें। स्थिति इस तरह से उलट गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ली लैन, जिसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी, मारा जाने वाला था। सभी दर्शक बस वहीं खड़े थे, हौंफ रहे थे। उनके पास मदद करने का समय नहीं था। ठीक उसी समय धमाका, जमीन हिल रही थी। रुकना, एक जोरदार आवाज हुई और फिर अचानक खिलाड़ियों के विश्राम स्थल से एक आकृति उभरी। तुरंत ही यह आकृति अखाड़े में आ गई और ली लैन को, जो कोमा में थी, अपनी बाहों में ले लिया और उसके दाहिने हाथ से एक चमकदार लाल तलवार की चमक फूट पड़ी, जिसने हवा में एक अजीब तलवार का जाल बना दिया, जिसने विपरीत दिशा से लियांग फेक्स्यू के हिंसक हमले को रोक दिया। धमाका, हिंसक क्यूई बेतहाशा फट गया। पहले घेरे के 20 मीटर के भीतर नामात्र के शिष्यों को दो लड़ाकों की शक्तिशाली ताकत ने तुरंत उड़ा दिया। वे अपनी क्षमताओं से अपनी स्थिति को बिल्कुल भी बनाए नहीं रख सके। ये वरिष्ठ भाई डिंग है। झांग फैन और वांग शियाओ की उत्साह से चिल्लाए। इस क्रूर क्षण में जिस आदमी ने अखाड़े में छलांग लगाए और ली लैन को बचाया, वह डिंग हाओ था, जो हरे शर्ट की पूर्वी अकादमी से आया था। डिंग हाओ के दाहिने हाथ में पकड़ी जंग लगी तलवार से चमकीली तलवार की परतें निकली और फिर एक लाल जाल का रूप ले लिया, जिसने 1 मीटर दूर लियांग फेक्स्यू की सारी भयानक ताकत को रोक दिया। 4 छेद वाले मार्शल शिष्य की शक्ति जिसने ली लैन को तुरंत उड़ा दिया था, डिंग हाओ के तलवार के जाल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाए। ये केवल डिंग हाओ को हवा में वापस उड़ने के लिए धक्का दे सकती थी। इस समय अन्य लोगों ने भी अंततः कुछ करना शुरू किया। ली मुयुन और उसके भाई माननीय 7 गठबंधन से जल्दी से रिंग में पहुंचे और लियांग फेक्स्यू को घेर लिया। अलौकिक शक्तियों को छोड़ने के बाद लियांग फेक्स्यू ने आखिरकार खुद को शारीरिक रूप से थका दिया और उसकी आंखों में खूनी लपटें फीकी पड़ गईं। वह कमजोर था और ली मुयुन द्वारा घिरा हुआ था। धमाका, डिंग हाओ एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह था। वह रिंग से बाहर गिर गया और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा छोड़ गया। अगले ही पल धूल उड़ी और जमीन हिलने लगी और फटने लगी। डिंग हाओ ने ली लैन को पकड़ लिया और वापस रिंग में कूद गया। वह एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। इस समय तक रिंग के चारों ओर नामात्र के शिष्य पीछे से जाग गए थे और अचानक सदमे के दृश्य से वापस आ गए थे, और वे चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। भीड़ अव्यवस्था की स्थिति में थी। क्या हुआ? ली लैन अचानक क्यों हार गई? लियांग फेक्सू को क्या हुआ? क्या उसने धोखा दिया? नामात्र के शिष्यों को ये सब समझ में नहीं आया और बहुत सी चर्चाएं हुई। वे नहीं जानते थे कि इन परिस्थितियों में विजेता कौन था। ये बहुत अजीब था। देखने के मंच पर लिंग यीशुआन, यिन यफेई और अन्य लोग भी धीरे धीरे अपनी सीटों पर वापस चले गए। अगर यह मामला नामात्र के शिष्यों द्वारा ही सुलझाया जा सके तो बेहतर होगा। ये नामात्र के शिष्यों को प्रशिक्षित करने के तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के उद्देश्य के अनुरूप था। डिंग हाओ ने अभी अभी जो तलवारबाजी का इस्तेमाल किया है, वह क्या है? मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूं? लू क्वी यिन यफेई से पूछे बिना नहीं रह सका। यिन यफेई ने उदास चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। लिंग यीशुआन और चेंग फेई ने एक दूसरे को देखा और वे चौंक गए। दोनों ने एक ही समय में एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा। गंदी चाल। डिंग हाओ ने ली लैन को, जो अर्धचेतन अवस्था में थी, अपने बाएं हाथ से पकड़ रखा था। उसने माननीय गठबंधन के 7 भाइयों को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। बच्चे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गंदी चाल। मेरे दूसरे भाई ने खेल में निष्पक्ष रूप से जीत हासिल की। तुम्हें अपने बुरे कौशल के लिए खुद को दोषी मानना चाहिए। फैंग जिंगाजुन और अन्य, जो सुन फी के अहंकार से चिढ़ गए थे। हफ। उचित। अगर वरिष्ठ भाई ली लैन ने अभी अपना हमला कमजोर नहीं किया होता, तो मुझे डर है कि तुम्हारा भाई बर्बाद हो जाता। हालांकि आभारी होने के बजाय तुम्हारे भाई ने बेशर्मी से हमला किया। वह बहुत नीच था। मैं तुमसे निराश हूं, लियांग फेक्सू। 5 अकादमियों में तथाकथित प्रसिद्ध लियांग फेक्सू सिर्फ एक ढोंगी था। डिंग हाओ ने उपहास किया। तीसरी हथेली के आखिरी क्षण में डिंग हाओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि ली लैन आखिरकार लियांग फेक्स्यू, इतनी प्रतिभाशाली को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पन्ना हरे रंग की ताकत को हटाकर अपनी बेहद खूबसूरत फीका जैसी हथेली तकनीक की शक्ति को कमजोर कर दिया।
हालांकि लियांग फेक्स्यू ने अचानक पलटवार करने का यह मौका लिया और तुरंत ली लैन को घायल कर दिया और यहां तक कि उसे मारना भी चाहता था। बकवास। इस बार मार्शल उन्मादी चेन शिंग भी क्रोधित था। क्या क्या तुम सब मेरे साथ मिलकर लड़ना चाहते हो? डिंग हाओ ने ली लैन को सहारा दिया, जो जाग चुकी थी लेकिन हिलने में असमर्थ थी। उसने अपने बाएं हाथ से तलवार पकड़ी हुई थी। 7 लोगों का सामना करते हुए उसने बिना किसी डर के उपहास किया। जल्द ही जीन, झांग तियानलुन, फैंग तियानाई, वांग शियाओकी और अन्य लोग रिंग में कूद पड़े। डिंग हाओ के पीछे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, क्या तुम हमें धमकाना चाहते हो? ऐसा नहीं होने वाला है। तुम बच्चे मौत को दावत दे रहे हो। फैंग जिंगजुन और चेन शेंग डिंग हाओ के लियांग फैक्सू के प्रति तिरस्कार को बर्दाश्त नहीं कर सके और चिढ़ गए। वे उससे लड़ने जा रहे थे। मत करो, ऐसा मत करो। लियांग फैक्स्यू, जो कमजोर था, अनिच्छा से आगे बढ़ा और अपने दोनों भाइयों को पकड़ लिया। उसने फिर से खून थूका और अपना सिर हिलाया। फिर उसने ली मुयुन की मदद से डिंग हाओ और ली लैन को देखा और एक सांस के बाद कहा, क्षमा करें, मैं अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकता। हर बार मेरा यह मतलब नहीं था। हफ। ली लैन ने नाक भान सिकोड़ी। वह इतना घमंडी था कि उसने अनिच्छा से अपनी क्यूई चलाए और खून उगल दिया, लेकिन आखिरकार उसने डिंग हाओ की बाह से छुटकारा पा लिया और खड़ा हो गया। लियांग फैक्सू अब उसका दुश्मन था। डिंग हाओ को लगा कि ली लैन का शरीर बहुत दुबला है। वह एक तरफ खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और हिंसक अवस्था को देखते हुए लियांग फैक्सू का स्पष्टीकरण थोड़ा विश्वसनीय था। हालांकि ये बहुत ही समझ से परे था कि ली लैन और ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स ने गेम खो दिया। लियांग फेशु, तुम्हारे और मेरे बीच किसी दिन लड़ाई होगी। मुझे उम्मीद है कि तब भी तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। ली लैन ने शांति और उदासीनता से कहा। ली लैन के मुंह से खून की झलक निकली। वह लड़खड़ा गया और आखिरकार जीइन और झांग तियानलुन की मदद से रिंग से बाहर निकल गया। लियांग फैक्स्यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ली लैन को जाते हुए देखने के बाद डिंग हाओ ने अपना हाथ हिलाया और वांग शियाओकी के शिष्य और पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले अन्य शिष्य मंच से नीचे कूद पड़े। सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट से लियांग फीजू ने जीत हासिल की। रेफरी ने इस प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम घोषित किया। ली लैन को एक बार गोली मारी गई और उसने पहले लड़ने की क्षमता खो दी, इसलिए वैसे भी वह खेल हार गया। ली लैन और लियांग फेक्स्यू के बीच लड़ाई ने नामात्र के शिष्यों के बीच काफी चर्चा का कारण बना। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्य आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अंतिम परिणाम को बदलने का कोई तरीका नहीं था। सफेद शर्ट के केंद्रीय अकादमी के शिष्य अभी भी अहंकारी थे। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि आखिरी क्षण में लियांग फैक्सू के साथ क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस लड़के के शरीर में एक भयानक लेकिन अनियंत्रित शक्ति थी। एक बार जब ये सक्रिय हो जाती तो कुछ भयानक हो जाता। अगला अध्याय 72, 2 असली प्रतिभाएं। इसी चर्चा के बीच सेमीफाइनल का दूसरा गेम शुरू हुआ। यह माननीय 7 नेताओं के गठबंधन के अंदर एक आंतरिक लड़ाई है। ली मुयुन प्रथम नेता बनाम फैंग जिंगजुन 5वें नेता। ये सेमीफाइनल में सबसे छोटी दौड़ थी, क्योंकि फैंग जिंगजुन ने हार स्वीकार करते हुए खेल छोड़ने की घोषणा कर दी थी। ली मुयुन को सीधे पदोन्नत किया गया। जब फैंग जिंगजुन ने स्पॉन्ज फेंका तो ली मुयुन बहुत हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका 5वां भाई खेल छोड़ देगा। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ताकत चाहे जितनी भी हो, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश करनी होगी। हालांकि फैंग जिंगजुन ने बस मुस्कुराया और रिंग से कूद गया। इस तरह इस खेल का सबसे बड़ा लाभार्थी ली मुयुन था। वह उन 4 खिलाड़ियों में से एक बन गया जिनके बीच कोई भयंकर मुकाबला नहीं था, इसलिए उसकी ताकत का कोई नुकसान नहीं हुआ। वह अगले राउंड में अपने थके हुए प्रतिद्वंद्वी के लिए आराम से इंतजार कर सकता था। फैंग जिंगजुन के कार्य करने के तरीके के बारे में नामात्र के शिष्यों की टिप्पणियां मिश्रित थीं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स की ताकत वाकई बहुत मजबूत थी। केवल माननीय एलायंस ऑफ 7 ही ऐसा करने के लिए योग्य और सक्षम था। खेल के शीघ्र समाप्त होने का अर्थ था कि तीसरा खेल जल्दी शुरू हो जाएगा। हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी से डिंग हाओ बनाम पीली शर्ट की उत्तरी अकादमी से लिन शिन।
ये 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में जन्मे 2 मशहूर हस्तियों के बीच मुकाबला था। डॉट 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 2 अलग अलग तरह की जय जयकार और चीखें सुनाई दे रही थी। वे ज्वालामुखी के फटने जितनी तेज थी। 2 खूबसूरत किशोरों डिंग हाओ और लिन शिन के बीच लड़ाई 30 मिनट तक चली थी। उनके लंबे गाउन लहरा रहे थे, तलवार की रोशनी हर जगह थी। प्रतियोगिता की शुरुआत में दोनों पुरुषों ने हमेशा अपने हथियारों का इस्तेमाल किया और तलवारबाजी से अपनी ताकत का आकलन किया। वे दोनों ही सुंदर युवा किशोर थे। असाधारण तलवारबाजी और अस्पष्ट तलवार की रोशनी के साथ वे बिल्कुल स्वर्ग में मौजूद सुंदर नर्तकियों की तरह थे। यह एक नश्वर युद्ध के बजाय एक अलौकिक युद्ध की तरह था। महिला शिष्याएं इस चमकदार प्रतियोगिता को लेकर झिझक रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसका समर्थन करें, क्योंकि मंच पर मौजूद 2 लोगों को नए नए भर्ती हुए नामात्र के शिष्यों ने शानदार प्रेमी कहा था। वे दोनों ही लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। बेशक अधिकांश लोग अपना ध्यान प्रतियोगिताओं पर केंद्रित कर रहे थे। ये लड़ाई 5 अकादमियों की प्रतियोगिता की शुरुआत के बाद से पहली उच्चतम स्तर की तलवारबाजी प्रतियोगिता थी। ये लगभग एक क्लासिक लड़ाई थी जो नामात्र के शिष्यों की तलवारबाजी के स्तर का प्रतिनिधित्व करती थी। उस लड़ाई ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। उत्तरी अकादमी ऑफ येलो शर्ट्स के खूबसूरत लड़के लिन शिन के हाथ में एक साधारण स्टील की तलवार एक जीवित तलवार की तरह थी। तलवार की रोशनी फैल रही थी और सिकुड़ रही थी, जिससे हवा में छाया की एक डोरी बन रही थी। लिन शिन ने अपनी लंबी एवं उत्कृष्ट तलवारबाजी का कौशल प्रदर्शित किया। बहुत कम लोग तलवारबाजी की उत्पत्ति के बारे में जानते थे। उस तलवारबाजी कौशल में घनी, अंतहीन तलवार की रोशनी थी, जैसे निरंतर शरद ऋतु की बारिश। इसके अलावा, ये थोड़ी सी भी खामी के बिना चला गया। उस तलवारबाजी कौशल का तमाशा लोगों को घेरने में सक्षम था और इतना प्रभावशाली था कि लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था और एक तरह से आगे बढ़ सकता था। डिंग हाओ के हाथ में जंग लगी तलवार जलती हुई छड़ी की तरह थी, जो लगभग उसका प्रतीक बन गई थी। तेज गति से कंपन पैदा करते हुए, यह पागलों की तरह जलती हुई लपटों की तरह थी जो हवा में टिमटिमा रही थी। डिंग हाओ ने बार बार बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप, रैपिड क्रॉस स्वॉर्ड और झोंगगोंग चेजिंग ब्लेज स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, जो कि एकमात्र पूर्ण तलवारबाजी थी जिसमें उसने वर्तमान में महारत हासिल की थी। डिंग हाओ ने तलवारबाजी को जितनी तेजी से खेला था, उतनी तेजी से खेला था। धीरे धीरे रिंग के नीचे मौजूद साधारण नामात्र के शिष्यों को डिंग हाओ के हाथ में जंग लगी तलवार मुश्किल से दिखाई दे रही थी। हर बार जब उन्हें लगता था कि उन्होंने जंग लगी तलवार देखी है, तो वह जल्द ही गायब हो जाती थी। बाद में पता चला कि उन्होंने बस डिंग हाओ की तेज तलवार की हरकत से बची हुई आकृति देखी थी। ये भयानक है। तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है? अगर इसे देखा नहीं जा सकता, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? मुझे लगता है कि सीनियर भाई लिन शिन सही है। वह कोई आकर्षक चाल नहीं चलना चाहता, बल्कि युद्ध में सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। सिर्फ इसी तरह से वह सीनियर भाई डिंग हाओ की तेज तलवार के ध्यान भटकाने से बच सकता है और उसके सामने खुद को बचा सकता है। आप गलत हैं। वास्तव में, वरिष्ठ भाई लिन शिन नियंत्रक थे। वरिष्ठ भाई डिंग हाओ को तेज और तेज होने के लिए मजबूर किया गया था। हर कोई जानता है कि वरिष्ठ भाई लिन शिन गणना, योजना और नियंत्रण में अच्छे हैं। ये शतरंज खेलने जैसा ही है। प्रतिद्वंद्वी अनजाने में उस जाल में फंस जाता है जिसे उसने शुरू से ही बिछाया है। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ भाई लिन शिन निष्क्रिय रहे हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में सब कुछ योजनाबद्ध किया है। हाँ, ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय, कोई व्यक्ति तलवारबाजी का चरम उपयोग करके ही उसका प्रतिरोध कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वरिष्ठ भाई डिंग हाओ ने किया है। केवल इस तरह से, वरिष्ठ भाई लिन शिन के पास अपने अगले कदम पर विचार करने और उसे तैयार करने का समय नहीं होगा। ये भी एक बदला है। तो, इस प्रतियोगिता में, यदि दोनों पक्ष आक्रमण करने के बजाय एक दूसरे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये मुकाबला बराबरी पर समाप्त नहीं होगा? यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। चाहे वह लिन शिन की गणना हो या डिंग हाओ की तेज तलवारबाजी, दोनों की अपनी सीमा होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें से कौन पहले अपनी सीमा को तोड़ पाता है। एक बार जब उनमें से कोई एक सीमा को तोड़ देता है, तो वह विजेता बन जाता है। हमें खेल को ध्यान से देखना चाहिए।
हमारे नामात्र के शिष्यों के लिए ऐसी अद्भुत तलवारबाजी प्रतियोगिता एक दुर्लभ घटना है। अगर हम थोड़ा समझ सकें तो हमें बहुत लाभ होगा। हाँ, ये सही है। हाँ, लगता है मैं कुछ समझ गया हूँ। नामात्र के शिष्य मोहित हो गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ इस बारे में बात की। उन्होंने अपनी राय व्यक्त की और युद्ध पर विचारों का आदान प्रदान किया। कुछ नामात्र के शिष्य भी थे जिनकी नींव अच्छी थी। वे लिन शिन और डिंग हाओ के बीच टकराव की सूक्ष्मताओं को समझते थे। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले शिष्यों ने हरे शर्ट वाले लड़के को श्रद्धा से देखा। कुछ समय पहले जिस क्षण ली लैन को हराया गया था, डिंग हाओ ने एक महत्वपूर्ण क्षण में उसे बचाया, जिसने एक बार फिर पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्यों की पूजा को गहरा कर दिया। इसके अलावा डिंग हाओ विनम्र और मिलनसार था। उन्हें विश्वास था कि अगर वे खतरे में थे तो डिंग हाओ उन्हें भी बचाएगा। दिखावटी लेकिन मात्र 13 वर्ष के किशोरों के इस समूह में डिंग हाओ ने उन लोगों को, जिन्होंने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया था, सुरक्षा की अनुभूति दी। खास तौर पर वांग शियाओकी, झांग फैन और फैंग तियानी। वे इस भयंकर प्रतियोगिता को अत्यंत एकाग्रता से देख रहे थे। वांग शियाओकी और झांग फैन मूल रूप से डिंग हाओ के वफादार प्रशंसक थे। फैंग तियानी ने डिंग हाओ की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि वह पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट की आंतरिक चुनौती में पराजित हो गया था। इसलिए वह डिंग हाओ को जानता था और उसके पास उत्कृष्ट तलवारबाजी और समझ भी थी। इस समय डिंग हाओ और लिन शिन के बीच लड़ाई को देखकर वह खेल में डूब गया। डिंग हाओ और लिन शिन के तलवार पथ अत्यंत उत्कृष्ट थे, लेकिन किसी तरह फैंग तियाई ने डिंग हाओ के तेज, शक्तिशाली और जबरदस्त तलवार पथ को पसंद किया। यहां तक कि खुद फैंग तियाई को भी इस बात का एहसास नहीं था कि आज के खेल में डिंग हाओ की तलवारबाजी की शैली ने उनकी भविष्य की उपलब्धियों को कितना प्रभावित किया है। कई सालों बाद फैंग तियाई अपनी तलवारबाजी से दुनिया भर में मशहूर हो गए। पूरे उत्तरी क्षेत्र में अनगिनत ग्रैंडमास्टर्स ने तलवारबाजी के मामले में उनकी शैली को डिंग हाओ के सबसे करीब माना। अगला अध्याय 73 शीर्ष 4। भीड़ के बीच ली कैनयांग और जियो चेंगक्सुआन भी तलवार की रोशनी की दुनिया में डूबे हुए थे। तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिभाशाली थे। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे डिंग हाओ को पहले से जानते थे। वे उस समय डिंग हाओ की ताकत जानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डिंग हाओ अब इतना शक्तिशाली होगा। उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी। तो इस दुनिया में सचमुच सुपर जीनियस लोग हैं। वे दोनों ही निराश हुए बिना नहीं रह सके। जबकि गर्वित छोटे हंसली येरुओ ने ज्यादा नहीं सोचा। कई पुरुष शिष्यों की निगाहों के सामने वह भौहें सिकोड़कर प्रतियोगिता देख रही थी। उसने चुपके से शब्दों को दोहराया, लिन शिन डिंग हाओ से ज्यादा सुंदर है। लिन शिन जीतेगी, और लिन शिन की मुद्राएं वाकई सुंदर हैं। यहां तक कि जब लिन शिन कभी कभी ऊपरी हाथ ले लेता था तो वह जानबूझकर चिल्लाती और हंसती थी। कई पुरुष शिष्य इस बात से दुखी और क्रोधित थे कि पांचों अकादमियों में से इस सुंदरी ने अपना दिल खूबसूरत युवक लिन शिन को दे दिया था। लेकिन सच्चाई क्या है? केवल ली येरुओ ही जानती थी कि वह कितनी बार उस लड़के के बारे में सोचती रही थी जिसने तलवार सफाई तालाब पर उसे घूरा था। उसने गुस्से में उसे एक नीच महिला आवारा कहकर डांटा था। अब लड़के की छवि लगातार उसके दिमाग में घूम रही थी। यह नफरत की वजह से है। यह नफरत ही होगी। डिंग हाओ, तुम कमीने, तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की। तुम मेरे दुश्मन हो, ली येरुओ ने खुद से कहा। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। कई चमकदार चिंगारियां निकली और फिर धातुओं में टकराव हुआ। 90 मिनट बाद दो खूबसूरत आकृतियां जो एक दूसरे से लड़ रही थीं, अंततः इस क्षण अलग हो गईं। लिन शिन और डिंग हाओ ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के प्रति उनकी सराहना देखी। लंबी और भयंकर लड़ाई ने उनकी बहुत सारी क्यूई को खा लिया था। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। लिन हाओ की साधना 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी, जो डिंग हाओ से अधिक थी, लेकिन डिंग हाओ की शारीरिक शक्ति अधिक मजबूत थी, इसलिए कोई भी नहीं जीता। यदि लड़ाई इसी तरह जारी रही तो ऐसा लगेगा कि कम समय में कोई विजेता नहीं मिलेगा। अगर हम तलवारबाजी से लड़ते रहेंगे तो खेल कुछ ही समय में खत्म नहीं होगा। डिंग हाओ ने अपने जख्मी हाथ को थोड़ा हिलाया क्योंकि उसने तलवार को 4000 से ज्यादा बार तेज गति से लहराया था। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें अब खेल छोड़ देना चाहिए।
जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, रिंग के चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। उत्तरी अकादमी के पीले शर्ट वाले कुछ शिष्यों ने चिल्लाकर कहा कि डिंग हाओ बहुत घमंडी है। हालांकि लिन शिन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने हल्के अफसोस के साथ आह भरी। उसने कुछ नहीं कहा। उसने हाथ जोड़कर सलाम किया, पीछे मुड़कर हार स्वीकार की और रिंग से नीचे कूद गया। इस दृश्य ने मैदान के आसपास मौजूद अधिकांश लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? वरिष्ठ भाई लिन शिन ने अचानक हार क्यों मान ली? क्या अभी कोई विजेता था? लेकिन मैं उसे क्यों नहीं देख पाया? क्या बकवास है? लगभग सभी को समझ में नहीं आया कि इतनी ताकतवर स्थिति में भी लिन शिन ने अचानक हार क्यों मान ली। क्या इस खूबसूरत किशोर ने, जो हिसाब लगाने में माहिर था, ये हिसाब लगाया था कि अगर वह लड़ना जारी रखेगा तो हार जाएगा? पूर्वी अकादमी के डिंग हाओ ने हरी शर्त जीती। रेफरी भावशून्य था और उसने ऊंची आवाज में इस रोमांचक लेकिन कुछ हद तक अजीब ढंग से समाप्त हुई तलवारबाजी प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम घोषित किया। हालांकि अधिकांश लोगों को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्य इतने उत्साहित थे कि वे रिंग में कूद गए और डिंग हाओ को बीच में घेर लिया, उसे ऊपर उठा लिया और बार बार हवा में फेंक दिया। लिन शिन ने अचानक हार क्यों मान ली? चेन शिंग, छोटे मार्शल उन्माद, ने अपनी ठोड़ी को छुआ और ध्यान में गिर गया। क्या तुम्हें याद है कि मैं कैसे हार गया था? सन जियुतियान ने चेहरे पर थोड़ा डर के भाव के साथ कहा। ओह! चेन शिंग की आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसे अचानक कुछ समझ में आया। डिंग हाओ की अजीब क्यूई के कारण। दूर से ली लैन ने पीला चेहरा बनाकर खुद से कुछ कहा। ली लैन कुछ समय पहले ही हथियार अभ्यास क्षेत्र में वापस आया था। वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह खुद से चल सकता था। लिन शिन को देखते हुए, जिसने अचानक हार मान ली थी, ली लैन ने अपना सिर झुकाया और कुछ सोचा। उसके बगल में गे यिन और झांग तियानलुन की आंखें चमक उठी। ली लैन के शब्दों के कारण उन्हें कुछ याद आया। तुमने खेल क्यों छोड़ दिया? क्या तुम सेमीफाइनल में प्रवेश करने और मेरे खिलाफ लड़ने से डरते हो? मोटे आदमी ने लिन शिन की ओर देखते हुए झुंझलाहट से पूछा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब वह पूछ रहा था तो वह एक ड्रमस्टिक खा रहा था। क्योंकि डिंग हाओ ने कहा है, वह मुझे तलवारबाजी से नहीं हरा सकता। वह मुझे किसी और तरीके से हरा देगा। लिन शिन को थोड़ा अफसोस हुआ, और मैं उसके अगले हमले को रोकने का कोई तरीका नहीं समझ पा रहा हूं। तुम भी। कैलकुलेटर उसे रोक नहीं सका। मोटा आदमी इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत पूछा, मुझे बताओ। फिर मैं भविष्य में तुमसे नहीं डरूंगा। हाँ, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी कोई फायदा नहीं है। क्या तुम बर्फ और बर्फ क्यूई पर महारत हासिल कर सकते हो? लिन शिन ने मोटे आदमी की ओर तिरस्कार से देखा। इस वजह से। मोटा आदमी अचानक एक टपकते गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। हाँ, डिंग हाओ ने मुझसे लड़ते समय अपनी भयानक क्यूई नहीं छोड़ी, इसलिए हम बराबरी पर थे। एक बार जब उसने बर्फ और बर्फ क्यूई छोड़ी, भले ही भयानक ठंडी क्यूई मुझे एक पल में हरा नहीं सकती, लेकिन ये धीरे धीरे मेरे शरीर पर आक्रमण करेगी, मेरे शरीर को जमा देगी, मेरी प्रतिक्रिया और हरकतों को कम कर देगी, और उस समय उसकी तेज तलवार की हरकतों का विरोध करना मुश्किल है। लिन शिन ने खेद के साथ यह बात बताई। तो, क्या उसकी अजीब बर्फ और बर्फ की वजह है? मोटे आदमी ने अपनी ड्रमस्टिक खा ली और अनिच्छा से पूछा। लिन शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पास अग्नि गुण क्यूई है, तो मैं उसकी बर्फ और बर्फ क्यूई को रोक सकता हूँ। या अगर मैंने एक विशेष साधना पद्धति विकसित की है जो बर्फ गुण क्यूई का विरोध कर सकती है, तो मैं उससे लड़ूंगा। दुर्भाग्य से, मेरे पास उनमें से कोई भी नहीं है। तुम सही हो, लेकिन फिर, लिटिल चैपलिन, क्या तुम अपनी खुद की संपत्ति की क्यूई को संघनित करने के लिए तैयार हो? तुम हमेशा खुद को दबाकर नहीं रख सकते और अपने पैरों को घसीट नहीं सकते, है ना? मोटा आदमी अभी भी अपनी चिकन की टांग चबा रहा था। मुझे इंतजार करना होगा। मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं एक परफेक्ट क्यूई बना पाऊंगा या नहीं। लिन शिन ने अपनी मुठ्ठियां पकड़ी और जोर से कहा, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगली बार मैं डिंग हाओ को हरा दूंगा। कुछ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद शीर्ष 4 का परिणाम सामने आया।
ली मुयुन, लियांग फेक्सु, डिंग हाओ, रेन शियाओयाओ। ये 4 नाम प्रत्येक नामात्र के शिष्य के मन में गहराई से अंकित हो गए और 4 अप्राप्य पर्वत बन गए, जिन्हें वे अपने हृदय में नहीं छू सकते थे। अगला अध्याय। अध्याय 74, एक अजीब लड़ाई। बेशक मोटा आदमी खेलों का एक विशेष मामला था। अगली प्रतियोगिताओं में उसका निश्चित रूप से एक प्रतिद्वंद्वी होगा, जिसका मतलब था कि रेन शियाओयाओ को 3 सबसे मजबूत खिलाड़ियों, ली मुयुन, लियांग फैक्सु और डिंग हाओ में से एक के खिलाफ लड़ना होगा। इस समय भीड़ को पता चल जाएगा कि रेन शियाओयाओ मास्टर है या नहीं। कई लोग दांत पीसते हुए इंतजार कर रहे थे कि मोटा आदमी एक ही वार में पराजित हो जाए। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि इस मोटे आदमी को बहुत अच्छी किस्मत मिली हुई थी। चूंकि खेल आज समाप्त हो जाना था, इसलिए खेल का अगला दौर सेमीफाइनल के समाप्त होने से कुछ समय पहले ही शुरू हो गया। खेलों के खिलाड़ियों को पहले अखाड़े के बगल में पत्थर की पट्टिका पर बैठाया गया था। लियांग फेक्सु बनाम रेन शियाओयाओ, ली मुयुन बनाम डिंग हाओ। सफेद शर्ट वाले केंद्रीय अकादमी के 2 मजबूत व्यक्तियों का मुकाबला क्रमशः हरी शर्ट वाले पूर्वी अकादमी और पीली शर्ट वाले उत्तरी अकादमी के 2 मास्टरों से हुआ। कई लोगों को इसकी उम्मीद थी। एक छोटे ब्रेक के बाद सेमीफाइनल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। पहला गेम लियांग फेक्सु और रेन शियाओयाओ के बीच मुकाबला था। जब दोनों खिलाड़ी रिंग में उतरे तो कई शिष्य चिल्लाने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि मोटा आदमी तुरंत हार जाएगा। बहुत से शिष्यों की नजर में यह मोटा आदमी बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह तो मोटे सुअर जैसा था। वह सिर्फ एक लड़ाई लड़कर ही सेमीफाइनल में क्यों पहुंच गया? वह तो हारने लायक ही था। खेल की शुरुआत मोटे लड़के के प्रति नाराजगी से हुई। भीड़ चिल्ला रही थी, मोटे को हराओ। फिर जल्द ही ऐसी चीख बंद हो गई। जब रिंग के चारों ओर मौजूद शिष्यों ने रेन शियाओयाओ की निपुणता और गति देखी, जो उसके मोटे शरीर के अनुरूप नहीं थी, वह लगातार लियांग फैक्सु की मारक तलवार से बचता रहा। वे खुद को रोक नहीं पाए और अवाक रह गए। हे भगवान, क्या वह बंदर है? मोटे लड़के की लचीलेपन को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब उन्होंने देखा कि मोटे आदमी ने लियांग फैक्सु की शक्तिशाली तलवार की चाल को टाल दिया, जिसने अपने लचीले कदमों से बैंगनी शर्ट के दक्षिणी अकादमी के पहले व्यक्ति लियू कून को उड़ा दिया था, तो उन्होंने समझा कि उन्होंने पहले भी उसे नीचा देखा था। पता चला कि यह व्यक्ति कम प्रोफाइल वाला व्यक्ति था। अपनी बेहतरीन शारीरिक तकनीक के दम पर वह कम से कम शीर्ष 7 में पहुंचने में सफल रहा। लियांग फैक्सु को ली लैन के साथ लड़ाई में गंभीर चोट लगी थी, लेकिन जाहिर है वह पूरी तरह से ठीक हो गया था और चोट ने उसकी युद्ध क्षमता को प्रभावित नहीं किया था। वह 100% ताकत लगा सकता था। लियांग फैक्सु के हाथ में एक साधारण लंबी तलवार, एक भयानक शक्ति के साथ फटी, हवा की तरह सीटी बजाते हुए, रिंग में हलचल मचाने लगी। आसपास के शिष्यों को केवल एक भयंकर और तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, और वे बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। एक विशाल पांडा की तरह मोटा आदमी तलवार की रोशनी के बीच ऊपर नीचे उछलता रहा, जैसे तूफानी समुद्र की सतह पर एक छोटा पत्ता। वह कई बार लगभग ठंडे समुद्र के पानी में डूब गया, लेकिन हर बार वह अपनी किस्मत से बाल बाल बच गया। यह बहुत ही हास्यास्पद था कि रेन शियाओयाओ ने भागते समय चिल्लाया, जैसे कोई डरी हुई मोटी मुर्गी भाग रही हो। हालांकि हर बार वह बच निकला था। उन्होंने अपनी तलवार से तभी प्रतिरोध किया जब वे हमले से बच नहीं सके। उनकी हर टक्कर से प्लेटफॉर्म पर धातुओं की टकराहट उत्पन्न होती थी। प्रत्येक हमले की आवाज से मोटे आदमी का शरीर कांप उठा। वह शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार हमेशा लियांग फैक्सु की ताकत का सामना कर सकती थी। वह काफी देर तक टिक गया। देखते ही देखते ये मुकाबला 2 घंटे तक चला। इस समय जो शिष्य चिल्लाते थे और चिल्लाते थे कि मोटे को हराओ, उनके मुंह बंद हो गए। उन्हें डर था कि मोटा आदमी उन्हें याद करेगा और भविष्य में उनके साथ कुछ करेगा। मोटा आदमी जीता या नहीं, उसने अपनी शक्तिशाली ताकत दिखाई थी, जो उनसे ज्यादा मजबूत थी। यहां तक कि कुछ लोगों को अचानक यह महसूस हुआ कि मोटा आदमी थोड़ा प्यारा था। लियांग फैक्सु ने भी नहीं सोचा था कि यह मोटा आदमी इतना चालाक है। कुछ देर तक तो वह मोटे आदमी के साथ कुछ नहीं कर सका, जैसे कोई बाघ आसमान को निगल जाना चाहता हो। प्लेटफॉर्म पर पीली शर्ट पहने मोटा आदमी मीटबॉल की तरह था। वह तलवार की रोशनी में भागते हुए मदद के लिए चिल्लाता और चिल्लाता था।
ये खतरनाक लग रहा था, लेकिन वास्तव में हर बार वह खतरे से बच निकला था। उनकी शारीरिक तकनीक की उपलब्धियां माननीय सात गठबंधनों के छठे नेता चेन किदोंग से भी आगे निकल गईं, जिनका स्वभाव विद्वान था और जो अपनी शारीरिक गति के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तरी अकादमी के पीले शर्ट वाले शिष्य आश्चर्यचकित भी थे और खुश भी। जब सुंदर युवक लिनशिन को पूर्वी अकादमी के पहले तलवारबाज ने हरा दिया, तो वे बहुत निराश हुए और सभी ने सोचा कि चीजें इससे बदतर नहीं हो सकती। उन्होंने सेमीफाइनल में रेन शियाओयाओ को एक मजाक समझा था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से यह मोटा आदमी, जो सुंदर या प्रसिद्ध नहीं था, इतनी अद्भुत ताकत रखता था। पलक झपकते ही 2 घंटे और बीत गए। लियांग फेक्सू के माथे पर थोड़ा पसीना था। इस निरंतर उच्च तीव्रता वाले युद्ध ने उसकी बहुत सारी क्यूई को खा लिया था। मोटा आदमी और भी ज्यादा अजीब था। वह चिल्ला रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने लड़ाई जारी रखी। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका पीला गाउन भीग गया, जो उसके शरीर से चिपका हुआ था, जिससे उसका मोटा शरीर और यहां तक कि उसकी लाल पैंट भी दिखाई दे रही थी। रिंग के नीचे कुछ शिष्य सीटी बजा रहे थे। अब यह युद्ध एक क्षय युद्ध बन गया था। पलक झपकते ही 2 घंटे और बीत गए। मोटा आदमी अभी भी एक चिंतित बंदर की तरह उछल कूद कर रहा था, लेकिन वह अभी भी रिंग में था। इस मोटे आदमी में लिनशिन, सुंदर युवक, जो अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था, से ज्यादा दृढ़ता थी। हालांकि वह शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन वह इतने लंबे समय तक लियांग फैक्सू की तलवार की रोशनी में टिक सकता था, जिसने उसकी शक्तिशाली ताकत को साबित कर दिया था। लियांग फेक्सू को भी पसीना आ रहा था। आखिर ली लैन के साथ लड़ाई के दौरान उसे गंभीर चोट लगी थी और उसने उसकी बहुत सारी ताकत खा ली थी। दूसरी ओर मोटा आदमी बिना किसी लड़ाई के शीर्ष 4 में आ गया और उसने अपनी सारी ताकत बचा ली थी। अगर स्थिति जारी रही तो जीत मोटे आदमी की ही होनी चाहिए। अखाड़े के नीचे कुछ स्पष्ट सोच वाले लोगों को इस लड़ाई का पहले से ही आभास हो गया था। क्या यह मोटा आदमी सचमुच फाइनल में प्रवेश करेगा? कई लोगों को इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन लगा। डिंग हाओ भी बहुत हैरान था। यह मोटा आदमी वाकई चमत्कार था। लड़ते हुए मदद के लिए पुकारने का उसका अंदाज था। ऐसा लग रहा था कि जितना ज्यादा वह डरता, उतना ही ज्यादा ताकतवर मोटा आदमी खतरे से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जीत का पलड़ा धीरे धीरे मोटे आदमी की ओर झुक रहा था। अध्याय 75 कम महत्वपूर्ण या निम्न स्तर। जैसे ही सभी को लियांग फैक्सू पर दया आ रही थी, अचानक एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। उस समय एक चौंका देने वाला दृश्य सामने आया। मोटे आदमी ने अचानक चकमा देना बंद कर दिया। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार लेकर लियांग फैक्सू पर 3 वार किए। फिर उसने मौका पाकर उनके बीच दूरी बना ली और जल्दी से अपने हाथ हिलाए। वह जोर से चिल्लाया, रुको, रुको, लड़ो मत मेरे भगवान, मैं यह नहीं कर सकता। मैं भूख से मर रहा हूं, अगर मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। भूल जाओ, तुम जीत गए, लड़ो मत। इन शब्दों के बीच में ही वह सीधे मैदान से कूद गया। भीड़ ने देखा कि वह मोटा आदमी जंगली कुत्ते की तरह खिलाड़ियों के विश्राम और तैयारी क्षेत्र में भागा और अपने बैगेज से एक सुनहरा कुरकुरा भुना हुआ चिकन निकाला, जिससे एक मोहक खुशबू आ रही थी। उसने 1 सेकंड में उसे फाड़ दिया और उसे अपने मुंह में फेंक दिया। क्या? डिंग हाओ अपने होठों के कोने को हिलने से नहीं रोक सका। आखिर वह क्या कर रहा था? लियांग फैक्सू रिंग पर जमकर खड़ा था। माननीय एलायंस ऑफ 7 के इस दृढ़ और शांत दूसरे खिलाड़ी ने जाहिर तौर पर नहीं सोचा था कि वह अंततः इस तरह से अंतिम जीत हासिल करेगा। उसकी बादाम के आकार की आंखें बता रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। कुछ देर की खामोशी के बाद रिंग में चारों ओर हंसी का जोरदार विस्फोट हुआ। उत्तरी पीली शर्ट अकादमी के शिष्यों ने एक एक करके अपने सिर नीचे कर लिए और वे जमीन पर छिपने के लिए जगह ढूंढना चाहते थे। यह दुखी मोटा आदमी वास्तव में एक स्वाभाविक शौकीन था। उसने वास्तव में इस बिंदु पर हार मान ली। पूरी उत्तरी पीली शर्ट अकादमी उसके कारण शर्मिंदा होगी। यह बहुत शर्मनाक था, वो बहुत बेशर्म था। इसके अलावा खूबसूरत युवक लिनशिन, जो पूरे दिन उस शौकीन के साथ घूमता रहा था, इस समय भी विश्राम क्षेत्र में बैठा था और मोटे लड़के को भयंकर नजर से घूर रहा था। उसकी नजर से ऐसा लग रहा था कि वह जमीनों को बांट लेगा, अपनी आस्तीन काट लेगा और उस मोटे आदमी से पूरी तरह से प्यार कर लेगा।
सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स लियांग फेक्सुए जीता। मजिस्ट्रेट ने ऊंची आवाज में अंतिम मैच का परिणाम घोषित किया। यह प्रतियोगिता निस्संदेह 5 अकादमियों की प्रतियोगिता की शुरुआत के बाद से सबसे आश्चर्यजनक थी। लोगों को परिणाम की उम्मीद हो सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया का अनुमान नहीं लगाया था। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। खेल के परिणाम का सबसे निर्णायक कारक वास्तव में भूख था, जिसे सबसे अविश्वसनीय कारण माना गया था। केंद्रीय श्वेत शर्ट अकादमी के शिष्यों ने लियांग फेक्स्यू का स्वागत करने के लिए जयकारे लगाए। लियांग फेक्स्यू की जीत ने सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स को 2 खिलाड़ियों को फाइनल में भेजने के अपने सपने के करीब पहुंचा दिया। फिर वहां ली मुयुन थे। हालांकि डिंग हाओ भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लगभग किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि माननीय 7 गठबंधन का रहस्यमय और प्रतिष्ठित प्रमुख हार जाएगा। ली मुयुन पूर्णतः क्षमतावान व्यक्ति थे। शर्त लगाओ। 5 अकादमियों की प्रतियोगिता। ली मुयुन बनाम डिंग हाओ। लड़ाई में 30 मिनट बचे हैं, अभी अपनी शर्त लगाओ। हथियार अभ्यास क्षेत्र के बाहर कुछ गुप्त कोनों में ऐसी आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं। कुछ लोगों ने गुप्त रूप से जुआ खेलना शुरू कर दिया और इस प्रतियोगिता को पैसे कमाने का मौका माना। इसने वास्तव में कई सूचीबद्ध शिष्यों और यहां तक कि बाहरी शिष्यों और आंतरिक शिष्यों को भी भाग लेने के लिए आकर्षित किया था। यह व्यवसाय फल फूल रहा था। बेशक जो सट्टेबाज ऐसे जुआ खेलों का आयोजन कर सकते थे, वे कम से कम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के आंतरिक अनुयायी थे, जिनकी स्थिति और विश्वसनीयता उच्च थी। हालांकि तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार के साधना संसाधन प्रदान करने के लिए उदार था, लेकिन मार्शल आर्ट साधना के लिए आवश्यक संसाधन बहुत अधिक और असीमित थे। लगभग किसी भी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ को पैसे और संसाधनों के ढेर के माध्यम से बनाया गया था। गरीब और दुष्ट साधकों के लिए रैंकों से ऊपर उठना बहुत मुश्किल था। जुआ खेलने के लिए संप्रदाय के विभिन्न मूल्यांकनों का लाभ उठाना आंतरिक शिष्यों के पैसे कमाने के पसंदीदा तरीकों में से एक था। इसके अलावा संप्रदाय ने वास्तव में जुए पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। अरे सीनियर ब्रदर डिंग के खेल में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? झांग फैन ने असंतुष्ट भाव से वांग शियाओकी को देखा, जबकि 2 लोग भीड़ में घुस गए। हाँ बिल्कुल, पैसे कमाने के लिए। वांग शियाओकी ने ठहाका लगाया और उसकी नजर कई स्टॉलों पर घूमी। फिर झांग फानवेन ने सावधानी से सुझाव दिया, तुम शर्त लगाना चाहते हो? अंत में हार मत जाना। अरे मैं क्यों हारूंगा? उस समय वांग शियाओकी ने सबसे बड़े स्टॉल चुने और भीड़ में घुस गया। उसने बहुत सहजता से कहा, अरे मुझे ऑड्स बताओ, किसकी ऑड्स ज्यादा है? सीनियर भाई डिंग की या ली की? डिंग हाओ पर 10-1 का ऑड्स है, ली मुयुन पर 1.5-1 का ऑड्स है, अभी अपना दांव लगाओ। स्टॉल मालिक ने उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। झांग फैन ने संदेह से पूछा, ओह वह क्या है? ये बात सामने आई कि शिकारी लड़का इतना मासूम था कि उसे यह पता ही नहीं था कि क्या क्या बुरा होगा। वांग शियाओकी ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया और फिर झांग फैन एक बार चिढ़ गया। क्या वह सीनियर भाई डिंग को नीची नजर से देखता है? संभावनाएं इतनी अधिक है। शियाओकी, हम सीनियर भाई डिंग पर शर्त लगाएंगे। आपके पास कितना है? वांग शियाओकी अचंभित रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शिकारी लड़का इतनी जल्दी बदल जाएगा। उसने तुरंत कुछ सोने के नोट और अपनी बाहों में सोने की पत्तियों का ढेर निकाला। उसने उन्हें स्टॉलों पर फेंक दिया और चिल्लाया, डिंग हाओ पर सोने की 10,000 कहानियां। झांग फैन और आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सोने की 10,000 कहानियां? क्या वह बहुत खर्चीला नहीं था? स्टॉल मालिक मुस्कुराया और उसकी आंखों में झुर्रियां पड़ गईं। ये सज्जन वाकई बहुत उदार हैं। क्या ये सोने के नोट तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय द्वारा प्रमाणित है? कोई बात नहीं, 10,000 टेल सोना सही है, यह आपकी रसीद है, कृपया इसे रख लें। वांग शियाओकी ने उस पर टिकी हैरानी भरी निगाहों का आनंद लिया और फिर गर्व से अपनी रसीद रख दी। झांग फैन को अचानक से वह बहुत पसंद आने लगा। जियाओकी, तुम वाकई सीनियर भाई डिंग पर भरोसा करते हो। ये सही है, मैं भी उन पर विश्वास करता हूँ, और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम अंत में अमीर बन जाओगे। वांग शियाओकी ने हंसते हुए कहा, मैं अमीर नहीं बनूंगा, बल्कि हम और सीनियर भाई डिंग अमीर बनेंगे। अगर मैं जीत गया, तो हम पैसे बांट लेंगे। झांग फैन चौंक कर उछल पड़ा। ऐसा क्यों?
मैंने इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। मैंने कहा था कि हम पैसे बांट लेंगे। वांग शियाओकी ने झांग फैन को भीड़ से बाहर खींच लिया और आग्रह किया, जल्दी वापस जाओ, सीनियर भाई डिंग का खेल शुरू होने वाला है। हमें सीनियर भाई डिंग का उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये सही है। खेल के बारे में सोचते हुए झांग फैन ने भी अपनी गति बढ़ा दी। आउच आउच। कुछ कदम चलने के बाद वांग शियाओकी ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया। नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं बाथरूम जाऊंगा। तुम्हें वापस जाना चाहिए और सीनियर ब्रदर डिंग का उत्साहवर्धन करना चाहिए। मैं बाद में अखाड़े में तुमसे मिलूंगा। झांग फैन को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उसने बस वांग शियाओकी से कुछ कहा और फिर भीड़ के बीच से नंबर 1 एरेना की ओर चल दिया। यह देखकर कि झांग फैन चला गया है, वांग शियाओकी मुस्कुराया और जोरदार तरीके से पिछले स्टॉल पर लौट आया। जब उसने 30,000 टेलसोना निकाला तो सभी चौंक गए और ईर्ष्यालु हो गए। वांग शियाओकी ने ठहाका लगाया, जल्दी करो, सीनियर भाई ली मुयुन पर 30,000 टेलसोना। मुझे अभी रसीद दो। जल्द ही। वांग जियाओकी मुस्कुराते हुए भीड़ से बाहर चला गया। ठीक है, सीनियर भाई डिंग, हालांकि मैं आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन व्यवसाय अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रख सकते। मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं। जब मैं पैसा कमाऊंगा तो हम सब मिलकर बांटेंगे। मुझे सिर्फ इसलिए दोष मत दीजिए क्योंकि मैंने एक बार आप पर शक किया था। फिर उसने अपनी दूसरी रसीद एक तरफ रख दी और नंबर 1 रिंग की ओर दौड़ा।